हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। एनसीईआरटी में आपके चैप्टर का नाम दिया गया है वर्क एंड एनर्जी, लेकिन ये चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी और हम इसके अंदर वर्क पावर और एनर्जी तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वर्क पावर और एनर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझिए ध्यान से, समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले होता है कि वर्क क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, वर्क क्या है। अगर आप फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को मूव करा पाते हैं, यू अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट टू मूव, दैट वर्क इज सेड टू बी डन, देन इट इज सेड दैट यू हैव डन द वर्क। इफ यू पुश अ बॉडी और पुल अ बॉडी एंड इट मूव्स, ठीक है, मूव होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि इस वॉल को, दीवार को पुश करना है और आप इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन इन रिजल्ट क्या हुआ? ओ भैया क्या कर रहे हो यार, इसे धक्का मार रहे हो भाई, क्या गाड़ी है क्या है ये है, दीवार को धक्का मार रहे हो, हर कोई ये कहेगा। मीन्स आप वर्क तो कर रहे हैं, मस्कुलर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क डन यानी कि रिजल्ट एंड आपको जीरो ही मिलना है, कोई रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो सबसे पहले वर्क क्या है? पुश और पुल, ठीक है। जो पुश और पुल है उसे तो आप फोर्स कहते हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा है पुश और पुल फोर्स, ठीक है ना। पुश और पुल फोर्स में ये नहीं बताया गया था आपको कि वो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, ठीक है ना। पुश और पुल में क्या किया आपने, किसी चीज को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत तेज, जितना तेज पुश कर सकते हैं, पुल कर रहे हैं। तो लेकिन पुश और पुल में आपको ये नहीं पता कि बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन आपने फोर्स लगाई, फोर्स तो लगाई, क्या उस फोर्स से काम हो रहा है? अगर एक छोटा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का कोई बड़ा पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर लात मारता रहे और वो हिलेगा भी नहीं, वो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन उस फोर्स का क्या कुछ रिजल्टेंट फाइंड आउट हुआ? क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकला? नहीं जी सर, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो वर्क डन इज जीरो, ठीक है ना। मीन्स जैसे आप कहते रहे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सपने देखते हैं सब, सोते सोते सपने, ठीक है ना। आप भी सपने देख रहे हैं, फिलहाल सपने देख रहे हैं, मैं ये भी, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। तो क्या हुआ? वर्क डन इज जीरो। क्यों? क्योंकि जब वर्क आता है तो वर्क के साथ फोर्स तो होता ही है, साथ में होती है एस यानी कि डिस्टेंस। इट मीन्स बॉडी कितना मूव की, बॉडी ने कितना मूव किया। आपने ये प्लैंक रखा है और इस प्लैंक के ऊपर फोर्स लगाई और इट स्टार्ट टू मूव, इट स्टार्ट टू मूव, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क की डेफिनेशन क्या कही जाएगी? इफ अ फोर्स मूव्स अ बॉडी in the direction of force, work is said to be done। तो हमने क्या कहा कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मेन चीज, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या वो बॉडी पीछे चलेगी? नहीं चलेगी। मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या बॉडी इधर मूव कर जाएगी? भैया देख लो करके, बैठे हो, आपके सामने बुक रखी है, मोबाइल रखा है, इसको हल्का सा फोर्स लगा के देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो कहा जाएगा कि आपने वर्क किया। तो अब इसकी यूनिट, वर्क की यूनिट होती है जूल, यूनिट, इसकी यूनिट होती है जूल। इसको याद रखें, बहुत पूछता है और सबसे ज्यादा पूछता है डिफाइन 1 जूल। 1 जूल की डेफिनेशन देखिए, 1 जूल यहां से आएगा जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, दोनों ही 1 होंगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी 1 जूल। चलिए देखते हैं कैसे। इफ यही डेफिनेशन सेम रहेगी, इफ अ फोर्स ऑफ, ठीक है, सेम डेफिनेशन रहेगी, इफ अ फोर्स, कौन सा फोर्स? ऑफ 1 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी
बाय कितना 1 मीटर। इफ a force of 1 Newton moves a body by 1 मीटर, अगर एक फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर मूव कर देती है, देन वर्क डन इज या विल बी, इज होगा या विल बी, वर्क डन इज 1 जूल। तो जो वर्क डन है वो 1 जूल होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर मूव करती है। विल बी ही लिख दें आप, वर्क डन विल बी 1 जूल। क्लियर हो गए? ये आप अपने नोट्स बनाते चलें, इनको आप नोट करें तो आपको पता लग गया 1 जूल आ गया आपके पास और डेफिनेशन आ गई वर्क। तो अब आता है जीरो वर्क। क्या जीरो वर्क भी होता है? जीरो वर्क से मैं पहले आपको एक चीज और बता दूं, ओब्लिक। ओब्लिक और बता देता हूं मैं आपको, ओब्लिक। क्या ओब्लिक भी होता है? यस। मान लीजिए ये चीज यहां पड़ी है और इसको आप ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग मीन्स घसीटना, इसको आप घसीट रहे हैं, बॉडी तो ऐसे मूव करेगी लेकिन आपने फोर्स ऐसे लगाया है। सोच के देखिए, यहां पर जैसे छोटे बच्चे बुक में डायग्राम भी दे रखा था, गाड़ी खींचते हैं, कोई सामान खींचते हैं, आप अपने छोटे बहन भाई की टांग पकड़ के लड़ रहे हैं और टांग पकड़ के घसीट रहे हैं, तो आप बॉडी को घसीट तो ऐसे रहे हैं, बॉडी को घसीट तो ऐसे रहे हैं, ऐसे घसीट रहे हैं। मान लीजिए आपने कंधे पे रस्सी डाल दी और वो जमीन पे सामान पड़ा उसे ऐसे घसीट रहे हैं। याद आ गया? बाहुबली के सीन याद आ गए होंगे, है ना? तो वो उसको आप ऐसे घसीट रहे हैं, तो घसीट ऐसे रहे हैं ओब्लिकली, लेकिन बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को कहते हैं थीटा, इस एंगल को कहते हैं थीटा। तो इस थीटा पे वर्क डन डिपेंड करेगा, क्योंकि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये फोर्स आपने लगाई, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ये लग रही है, ठीक है ना? फोर्स आपने देखिए, समझे, इसको आप करके देखें थोड़ा सा कि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ठीक हो गया? लेकिन फोर्स तो आप ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लगती है, ठीक है ना? फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लगती है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाई है, तो ये F cos थीटा होगी। सो यहां पर वर्क का फार्मूला इन दिस केस विल बी F इक्वल F cos थीटा इंटू S मीन्स F S cos थीटा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि फोर्स तो ये है और ये बॉडी डिस्टेंस s मूव करेगी, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस s को इधर लिख दिया, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। थीटा क्या है? यहाँ पर आपके लिए नया वर्ड है, 10th में आगे थीटा ही आपको बोलना है, बहुत मिलेगा थीटा आपको, ठीक है? बहुत। तो थीटा होता क्या है? ये एंगल होता है, किस एंगल पे आपने ड्रैग किया, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 50, 60 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 10th क्लास में जो एंगल होते हैं हम उन्हीं के लिए स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं। तो हमारे पास होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। अब कह रहे हैं सर अगर वहां पर 50 डिग्री आ गया, नहीं बेटा, एंगल आएंगे तो यही आएंगे, इसके अलावा कोई एंगल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इसी की वैल्यू लर्न कराई जाती है। तो चलिए इनकी वैल्यू लर्न करते हैं। अगर ये 0 डिग्री होगा cos 0, तो cos 0 इज 1, cos 30 आएगा तो cos 30 √3/2, cos 45 1/2। इनका यूज मैं आपको सिखाऊंगा, ये cos 60 हाफ और cos 90 0, ठीक हो गया? तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, 0 मीन्स फोर्स ऐसे ही लग रहा है, 0 एंगल, ठीक है ना? बॉडी को आप ड्रैग कर रहे हैं, ऐसे ही ड्रैग कर रहे हैं, तो 0 एंगल, कोई भी एंगल यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है। तो cos 0 एंगल रहेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी था? 1, तो मीन्स ये 1 हो गया। तो क्या बचता है? Fs। देखिए Fs बचता है और Fs ही हमारा फार्मूला था। ये धीरे धीरे आप अभी यूज करेंगे हम आगे, तो आपको और क्लियर होती रहेगी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप पहली बार ऐसी चीज पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम कर रहे थे बात जीरो वर्क की। तो यहां पर आप देख सकते हैं 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर यहां पर cos 90 लिखता मैं, cos 90 और 90 की वैल्यू 0,
अब बात ये रही, तो ये 0 हो जाता। बात ये रही 90 का मीनिंग क्या हुआ। 90 का मीनिंग क्या हुआ कि हम मोशन और फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है। मोशन और फोर्स दोनों के बीच मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है और ये फोर्स, तो ये एंगल जो है फोर्स का ये 90 डिग्री पे चला गया। ऐसे ये एंगल है, फोर्स ये लग गई और डिस्प्लेसमेंट ये ही रहेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो 90 डिग्री के केस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो 0 आएगा यहाँ पर वैल्यू, तो वर्क डन 0 होगा। तो 0 वर्क हम पढ़ना चाह रहे थे। व्हेन F is perpendicular to displacement, जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन 0 होगा। ये एक केस हो गया। चलिए अब समझते हैं ये कब होता है। देखिए मजाक की बात है, कुली बहुत मेहनत करता है, वाकई ही मजदूरी है, बहुत तगड़ी मजदूरी, आपका सारा सामान लेकर वो चलता है, लेकिन फिजिक्स कहती है वर्क डन इज 0। फिजिक्स कहती है 0 वर्क है। क्यों? देखिए उसने बोझ रखा है, लोड रख रखा है सर पे। लोड की डायरेक्शन क्या होती है? ये इसके सर पे यहाँ पर लोड रखा है। लोड की डायरेक्शन क्या होती है? लोड की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, मींस ग्रेविटी। ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसकी फोर्स हुई, तो जितना भी वेट है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, मींस फोर्स डाउनवर्ड है। और जो बॉडी है वो ऐसे मूव करती है, वो आपको देखिए अब सामान ऐसे रखता है और चलता है, ठीक है ना। तो फोर्स और मोशन, तो दोनों के बीच कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। तो कुली आपका सामान कहीं भी लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वहां पर वर्क डन 0 कहा जाता है। तो आप ये मत कहना भाई कुली मैंने साइंस पढ़ लिया, वर्क डन 0 है, पैसे किस बात के दूं भैया तुझे, है भाई? ऐसे मत करना, गरीब आदमी है, गरीब आदमी की हाई नहीं लेनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए और हाई नहीं लेनी चाहिए। चलिए करते हैं 0 वर्क। तो 0 वर्क जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है व्हेन देयर इज नो मोशन या डिस्प्लेसमेंट या 0 डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये हिल ही नहीं रही है। जब ये हिल नहीं रही है तो भैया काम क्या किया? अब आपको दे दिया इतना बड़ा पत्थर हिलाने के लिए, हिलाओ। ट्रेन को कह दिया धक्का दो, भैया दिमाग खराब है, पूरे दिन लगे रहो, पसीने में तरबतर हो गए, ठीक है, भूख भी लग गई, चक्कर भी आ गए, गिर भी गए, लेकिन काम क्या किया भैया? वर्क डन 0, काम बिल्कुल 0। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। और सी आता है इन सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी यही कंडीशन लगती है, देख सकते हैं आप, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था। सर्कुलर मोशन में ये फोर्स है, फोर्स किसी बॉडी पे जब लगती है ये फोर्स है, ठीक हो गया? नहीं, ये फोर्स नहीं है। देखिए आप समझें, पहले आप इसको प्रैक्टिकली समझे। आपने एक पत्थर लिया, बांधा और आपने उसको ऐसे घुमाया, ठीक है ना। तो ऐसे घुमाया तो वो फोर्स नहीं है, वो मोशन है उसकी, वो ऐसे जाएगा पत्थर, ठीक है, ऐसे जाएगा। लेकिन आपके हाथ से बंधा हुआ है तो वो ऐसे जाएगा। तो ये इसकी मोशन है और इसकी फोर्स ये है, ये इसकी फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। और 90 डिग्री ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज ये 90 डिग्री ही रहेगी, ये 90 डिग्री ही रहेगी, ठीक हो गया। तो इन सर्कुलर मोशन में भी 0 वर्क होता है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर 0 वर्क होता है, ठीक हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे 0 वर्क कब होता है। चलिए cos थीटा का प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर कहता है अगर 60 डिग्री पे हम फोर्स लगाएं, चलिए 60 डिग्री पे फोर्स लगाते हैं। 60 डिग्री पर अगर फोर्स लगाया जाए और कौन सा फोर्स? 5 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस होती है 10 मीटर, देन वर्क डन विल बी Fs cos थीटा। फोर्स इज 5 न्यूटन, डिस्टेंस इज 10 cos थीटा, थीटा इज 60। तो cos 60 कितना है? cos 60 देंगे, cos 60 इज हाफ, cos 60 की वैल्यू आप हाफ रख देंगे, 25 जूल।
तो वर्क डन जो आ गया आपके पास इस केस में वो 25 जूल आ गया। केवल आप वीडियो को देख के ये ना समझें कि वीडियो देख ली मैं इंटेलिजेंट बन गया। वीडियो को कई कई बार देखें, इनके नोट्स बनाएं। जितनी बार भी आप वीडियो देखेंगे आपका लेक्चर होगा, आपको लगेगा क्लास में आप टीचर से पढ़ रहे हैं। देखिए जितनी ज्यादा बार मूवी आप देखते हैं उतने ज्यादा सीन आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। कई बार कोई कहता है उस फिल्म में ये सीन बता रहे मेरे को ध्यान नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन में कहीं कमी आई फिल्म देखने में। तो आप क्या करते हैं, फिल्म को दोबारा जब देखते हैं तो याद होता है तो उसमें ये कहा था सीन। तो आप इस वीडियो को जब आप 4-5 बार देखते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है कि मुझे क्या बताना है, क्या समझना है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कंजूस हैं कमेंट करने में, कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर करने में भी बहुत कंजूस हैं। दोस्तों को बताइए भैया मैं फायदा उठा रहा हूँ, आप भी फायदा उठाइए मैथ्स मास्टर इजी की वीडियोस के। तो ये चीजें बताने की होती हैं, शेयर करने की होती हैं। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। जब मैं बिना लालच के आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ तो आपको भी बिना लालच के अपने दोस्तों के बीच इसको चैनल को हमारे प्रमोट करना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास वर्क टॉपिक था। अब वर्क हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद वर्क में आता है 3 और चीजें, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क। 3 आती है, जीरो वर्क हो गया। अब आता है नेगेटिव और पॉजिटिव। बिना ब्लैक बोर्ड रब किए मैं अभी आपको इनके बारे में बताता हूं। तो नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क चलिए समझते हैं। व्हेन वी किक अ बॉल, बॉल को किक मारी तो बॉल ये जा वो जा, और आप भी पीछे पीछे भाग रहे हैं बॉल के, छोटे बहन भाई को भगा रहे हैं, ठीक है। छोटी बॉल ली है तो आप अपने डॉगी को भगा रहे हैं। तो ये आपने पॉजिटिव वर्क किया। क्यों? आपने फोर्स लगाई और मोशन शुरू हो गई। फोर्स लगाने के बाद अगर मोशन होती है, अब बच्चा कह रहा है सर पहले से मोशन हो रही थी, तो भैया ठीक है फोर्स लगाई, बॉडी और तेज हो गई होगी। मोशन का मतलब ये है कि स्पीड और तेज कर दिया आपने, तो इट इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल क्या होंगे? व्हेन वी किक अ बॉल, ठीक है, तो ये हो गया। व्हेन वी पुश द डोर गेट, ठीक है ना, जब आप दरवाजे को, डोर को धक्का देते हो तो वो भी एक पॉजिटिव वर्क है। पुश किया आपने उसको, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक पॉजिटिव वर्क है। व्हेन यू हिट द बॉल फ्रॉम द बैट, व्हेन वी थ्रो द बॉल फ्रॉम द हैंड, ये सब एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव वर्क के। नेगेटिव वर्क, जब आप किसी बॉडी को रोकते हो, ठीक है, फोर्सफुली, व्हेन यू स्टॉप अ बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स, इट इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क। एग्जाम्पल, व्हेन यू कैच द बॉल, बॉल को कैच करते हो तो आप नेगेटिव वर्क करते हो क्योंकि बॉल चल रही थी, आपने उसको रोक दिया। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, बॉडी चल रही थी लेकिन आपने उसको रोक दिया। तो ये नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल है। ठीक हो गया, तो ये वर्क टॉपिक आपका फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी। इसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में समझते हैं। यहां पर हमारे पास एक चीज रह गई वर्क में मैं बता दूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, हमारे पास इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं कि जिनमें हम देख सकते हैं कि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मान लीजिए आपने बैलून लिया, बैलून को ऐसे प्रेस किया, बैलून को ऐसे प्रेस किया, देखिए सब फिंगर प्रेस कर रही है और सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते एक बम फूटता है, ठीक है ना, तो वहां भी आप ये नहीं कह सकते कि जो पार्टिकल जा रहे हैं क्या उनकी एक फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि वर्क वहां पर भी हुआ है। जो एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, उसने बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जिससे विस्फोट हो गया। तो वर्क में हमने ये कहा कि इसकी जो है डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, जबकि डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट उस चीज पर खरे नहीं उतरते हैं। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी है। क्या आपके पास एबिलिटी है टू डू वर्क? काम करने की आपकी क्षमता है, काम करने की आपके अंदर है ताकत,
तो आप कहेंगे है। तो भैया फिर जब मम्मी कहती है बेटा आलू लिया, तो आप ये क्यों कहते हो थोड़ी देर बाद। मम्मी कह रही है बेटा पनीर लिया, आप कहते हो अभी नहीं थोड़ी देर बाद, तो बड़ी एनर्जी डाउन रहती है। मम्मी कहती है बेटा उठ जा स्कूल का टाइम हो गया, मम्मी अभी नहीं उठना, एनर्जी बहुत डाउन है भैया, एनर्जी डाउन। अरे एनर्जी डाउन यार, क्या बात कर रहे हो, एनर्जी डाउन है? अभी तो कह रहे हो मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। जब छोटे भाई से लड़ने का मन करेगा, मम्मी पापा से लड़ने का मन करेगा, पूरी एनर्जी आ जाएगी है। और अब कोई कह दे बाहर पिकनिक पे जा रहे हैं, आज टूर जा रहा है स्कूल का, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाओगे, नहा धो के तैयार, तब एनर्जी कहाँ से आ गई? और डेली में स्कूल जाना है, भैया स्कूल चलो, स्कूल चले हम, तभी मम्मी ने कह दिया बेटा आज स्कूल जाएगा तो आज स्कूल में तो पढ़ाई होनी नहीं, आज तो स्कूल में फेट है और मैं तुझे 300 रुपये दूंगी खर्चना, जो छोटा मेला होता है स्कूल में, खाना पीना झूला झूलना जो भी है मुझे करना। ये जंप करके कूद के बैठोगे, मोबाइल उठा के 10 दोस्तों को बताओगे आज मेरी मम्मी ने 300 रुपये दिए हैं, चल मैं तो चल रहा हूँ तू भी चल। वो बच्चा अपनी मम्मी की जान खाएगा। ऐसे ना किया करो भैया। हर पेरेंट्स को जरूरी नहीं है कि उस समय पैसे तैयार रख रखे हो, ले बेटा 300 रुपये ले और फूक दे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो मम्मी पापा का कहना माना करो भैया, काम किया करो, घर में हेल्प कराया करो थोड़ी सी। कहा हर समय सोना सोना। अभी बच्चे, मैंने संडे को कहा कि बेटा संडे को आना है, तो बोले सर 11 बजे तो मैं सो के उठता हूँ। भैया क्या करोगे तुम, 11 बजे सो के उठते हो, मम्मी पापा की क्या हेल्प कराओगे, तुम तो खुद ही नहीं अपनी हेल्प कर पा रहे हो। चलिए, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, बहुत ही सिंपल, और इसकी यूनिट भी हमारे पास जूल ही होती है, डेफिनेशन जूल की वही रहेगी। तो अब देखते हैं एनर्जी के टाइप। एनर्जी कई टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। आपसे तेज घोड़ा दौड़ पाता है क्योंकि उसकी मस्कुलर एनर्जी ज्यादा है। आपकी मस्कुलर एनर्जी आप देख सकते हैं, आपकी मस्कुलर एनर्जी आपके पास कितनी ज्यादा है। भैया मेरे पास बहुत कम है। मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी बताएंगे सबके बारे में आपको। मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सन एनर्जी। भैया लिखते रहोगे कुछ नहीं होगा, बहुत है। चलिए आपके लिए फिलहाल इतनी ही, लेकिन आपको जो ध्यान देना है 1, 2 और ये 3 के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी मोशन में होती है, किसी चल रही चीज में होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार सबको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं एक एक लाइन में, फिर इन 3 को एक्सप्लेन करूंगा। काइनेटिक मीन्स मोशन, तो जो एक चलती हुई, जैसे ट्रेन के अंदर जो चल रही है, रुकी हुई ट्रेन में नहीं, एरोप्लेन जो उड़ रहा है, एरोप्लेन जो उड़ रहा है, ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है, देखो एरोप्लेन ऐसा नहीं है, उड़ रहा है, जो बर्ड उड़ रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। पंखा चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल, जब कोई चीज चलने ही वाली हो, यानी कि हाइट पे है और गिरने ही वाली है, जैसे एक दीवार पे ईंट रखी है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। आप पे स्प्रिंग वाला खिलौना, स्प्रिंग भर दिया और छोड़ दिया, स्प्रिंग घूमने लगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पोजीशन की वजह से है, हमने उसकी पोजीशन इतनी टाइट कर दी, अब वो भागेगा, ठीक है, पोटेंशियल। फिर मस्कुलर, आपको पता है मसल से जो बनती है। केमिकल के अंदर जो होती है, जैसे पेट्रोल के अंदर एनर्जी होती है, जो व्हीकल चलते हैं, सीएनजी में एनर्जी है, गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोलियम में एनर्जी है, ठीक है ना, गैसोलीन में एनर्जी है, डीजल में एनर्जी है, और एलपीजी में एनर्जी है, ठीक है। तो ये केमिकल्स होते हैं सारे, केमिकल्स से ही बना केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल। साउंड, मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को आप का कान उसको कैच कर रहे हैं और आपका माइंड उसको साउंड बना रहा है, तो साउंड एक एनर्जी है। लाइट एनर्जी, लाइट की हेल्प से आप चीजें देख पा रहे हैं, तो ये एक एनर्जी है। और सन एनर्जी, आपको पता ही है कि सन के अंदर भी एनर्जी भरी हुई है, उसके अंदर फ्यूल जल रहा है
और उसकी एनर्जी आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी यूज करते हैं, वो भी सोलर एनर्जी। सन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है ना। तो सन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, इससे सोलर सेल भी बनते हैं, सोलर प्लांट भी बनते हैं, तो सोलर एनर्जी। तो लेकिन हम तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जब चलता है, मूव करता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी भी चीजें चल रही हैं, तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं मूविंग एनर्जी और मूविंग काम, एनर्जी और मूविंग बस, एनर्जी इन अर्थ। अर्थ भी मूव करती है भैया, ठीक है, लेकिन आप लिखना मत, क्योंकि आपको लिखना है रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग वर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज बताना जरूरी है कि चीज मोशन में है, ठीक है ना। मूविंग फैन, मूविंग बाइसाइकिल, ठीक है। तो ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को शो करते हैं के ई से, काइनेटिक एनर्जी, और फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ये मास और ये वेलोसिटी। किसी बॉडी का मास, मान लीजिए मैं ही हूं मास, और मेरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू मास और हाफ साथ में। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का बेस्ट फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाह रहा था आपको, तो वो है, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी। वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल की बनाऊंगा, उसे आप ध्यान से देखिए, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि अगर वेलोसिटी डबल कर दें, तो वेलोसिटी आप यहाँ पे डबल कर दें, तो स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक हो गया। तो ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी अगर वेलोसिटी को डबल कर दें। हाफ एम स्क्वायर यहाँ भी है, हाफ एम स्क्वायर यहाँ भी है, ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये ही 4 टाइम्स बना रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो 9 टाइम्स आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और हाफ कर दूं तो 1/4। चलिए, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, यूनिट वही रहेगी जूल। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन के कारण, पोजीशन पे वाल, ब्रिक ऑन द वाल, तो ब्रिक ऑन द वाल, एक ब्रिक रखी है वाल पे और इस तरह से रखी है कि वो गिरने ही वाली है, ठीक हो गया। दूसरा, एनी बॉडी ऑन द हाइट and going to start free fall या fall, वो कोई भी चीज जो कि हाइट पर है गिरने ही वाली है। या स्ट्रेच स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, आपने देखा होगा स्प्रिंग खिलौनों में से निकलता है, तो इसे जब आप स्ट्रेच करते, इसकी चाबी भरते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है जब आप इसकी चाबी भरते हैं, और जैसी चाबी छोड़ते हैं वो खुलना शुरू हो जाता है और ऐसा हो जाता है, तो स्ट्रेच स्प्रिंग। आपने देखा होगा तीर कमान देखा होगा, तो स्ट्रेच्ड बो, जो कमान होता है जिससे तीर छोड़ा जाता है, तो उस कमान को बो कहते हैं, पता होगा आपको। तो ये बो होता है, और यहाँ पे आप एरो लगाते हैं, तो स्ट्रेच बो, ये स्ट्रेच नहीं है, ये इस कंडीशन में स्ट्रेच होता है, और जब आप ऐसे में तीर छोड़ते हैं तो ये बहुत दूर जाएगा, ठीक हो गया, स्ट्रेच बो। ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक हो गया। तो ये आपका एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का। अब चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हमने क्या बताया, मैकेनिकल एनर्जी में बताया है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ये मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक हो गया। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का मिक्सचर आपको कहां मिलता है, जैसे फैन है, फैन हाइट पर भी है और मूव भी कर रहा है,
तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। एरोप्लेन हाइट पर भी है और मूव भी कर रहा है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला रह गया। इसका फार्मूला है mgh, मास ग्रेविटी हाइट। तो ये हाइट पे डिपेंड करता है, मास ग्रेविटी और हाइट। तो इसकी भी यूनिट जूल है, लेकिन फार्मूला है mgh। तो चलिए अब चलते हैं हम पावर के पास, तो देखते हैं पावर। चलिए देखते हैं पावर। तो पावर क्या है? ओ भाई इसके अंदर तो बहुत पावर है। ओ भाई इसके अंदर तो पावर ही नहीं है। पावर क्या मतलब हुआ? यानी कि जिस आदमी में जितनी ज्यादा पावर है तो वो कम टाइम में ज्यादा काम करेगा, कम टाइम में। और जिसकी पावर कम है वो पूरे दिन लगा रहेगा लेकिन काम बहुत कम करेगा। जिसकी पावर ज्यादा है वो कम टाइम में ज्यादा काम करेगा, और जिसकी पावर कम है वो ज्यादा टाइम में काम करेगा। ठीक है। तो पावर क्या है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, और इसकी यूनिट होती है वाट। ठीक हो गया। कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। कितने टाइम कितना काम ये करता है वो उसकी पावर है। कितना टाइम में कितना काम करता है वो उसकी पावर है। कम टाइम लेगा तो पावर ज्यादा है, और टाइम ज्यादा लेगा तो पावर कम है। ठीक हो गया। अब डिफाइन 1 वाट। चलिए ये मैं बता दूं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। जो पावर है और एनर्जी आई थी वो भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अब डिफाइन 1 वाट, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। इफ 1 जूल वर्क इज डन in 1 second, then किसके द्वारा? if 1 joule work is done in 1 second, then the power of the machine, machine की ही कहेंगे या object, the power of machine is known as 1 watt. If 1 joule work is done in 1 second, then the power of machine is 1 watt. लीजिए, तो मशीन की जो पावर है वो 1 वाट होगी। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हो रहा है तो उस मशीन की पावर 1 वाट होगी। बहुत ही सिंपल, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास आता है टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत सीधी सी बात है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी, एंड लगाओ या ना लगाओ इंग्लिश है, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वी कैन चेंज it from one form to another form। तो देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल इसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में बॉल है और मैं उसको ऐसे फेंकता हूं, तो जो मेरे हाथ की काइनेटिक एनर्जी थी, जो मेरे हाथ की एनर्जी थी वो बॉल के अंदर ट्रांसफर हो गई, तो वो बॉल मूव करना स्टार्ट कर देती है, वो काइनेटिक एनर्जी बॉल के अंदर ट्रांसफर हो गई। मान लीजिए आप किसी के थप्पड़ मारते हैं तो जो आपके हाथ की एनर्जी थी वो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गई, उसका गाल हीट से लाल हो गया और साउंड भी आपको बड़ी धमाकेदार आई होगी। उसके बाद जो रिएक्शन में है ना, एक्शन रिएक्शन, जो रिएक्शन में आवाज आएगी वो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त होगी, फिर आप कर आ रहे होंगे।
चलिए ये तो मजाक की बात थी। तो क्या कहता है कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अब क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है हाइट पर, और उसकी हाइट पर है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए 100 जूल है, और वो यहाँ पर रुकी हुई है बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है। अब मैं इसको फ्री फॉल करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसकी काइनेटिक हो जाएगी 100 जूल और पोटेंशियल रहेगी 0, क्योंकि हाइट ही नहीं है। जब हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0, एनर्जी टू द पोजीशन, जमीन पे पड़ी है तो भैया ठीक है, क्या एनर्जी है 0 जूल। अब बच्चे कहते हैं सर बीच में आया, भैया बीच में यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है 80 जूल, तो भैया कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, काइनेटिक होगी 20, 100 टोटल 100। यहाँ पर ले लीजिए पोटेंशियल ले लीजिए 10, काइनेटिक हो जाएगी 90। क्या कहा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज इट वन फ्रॉम टू अनदर। ना तो एनर्जी बना रहे हैं ना खत्म कर रहे हैं, फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल थी, ये काइनेटिक में धीरे धीरे चेंज हो गई। तो भैया यही बात हमने कही, एनर्जी ना तो बना रहे हैं ना खर्च कर रहे हैं, केवल उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए चैप्टर की। मुझे जो लगा, मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर में से आपको इसमें से लगभग सारी बातें थ्योरी की जितनी थी बता दी हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन दूंगा, और अगर मुझे लगता है कुछ थ्योरी थोड़ी बहुत रह गई है इसके अंदर, तो वो मैं उसके अंदर बीच में क्वेश्चंस के साथ ही आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप इतनी थ्योरी तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चैप्टर इतना ही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।